कैसे आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन ध्यान से सुनिएगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और जिद हो जीतने की अगर तो हार भी हरा नहीं सकती। तो बच्चों, अगर जिद आपने बना लिया कि इस बार जीत ही लेंगे, इस बार फोड़ के आएंगे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन को एक तरफ से फोड़ के आएंगे, तो कोई भी चीज़ आपको हराने के काबिल नहीं है। आप हार को भी हरा के आप जीत पा सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए कहते हैं कि अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद आपकी जीतने की है तो आपको हार भी नहीं हरा सकता है। तो बच्चों, आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो उससे पहले आप हम लोग देखेंगे अनुक्रम, कि अनुक्रम क्या होता है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, क्या आप लोगों को ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि अगर डिफिनेशन लिखते रहे तो ज़्यादा समय लग सकता है। कि कई संख्याओं का एक के बाद कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो जाए, तो हम कहते हैं कि संख्या अनुक्रम में है। तो जैसे मान लीजिए हमको 2-3 नंबर दिया गया है, उसको एक करके एक बाद एक के बाद एक के बाद एक लिखना है। जैसे 4, 6, 9, 12 हम ऐसे करके लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि इसके अगले पद को निकालिए, तो आप इसमें देखेंगे कि किस नियम का फॉलो कर रहा है, किस रूल को फॉलो कर रहा है, जिसके कारण अगला पद निकालने में आसानी होगी, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, अब आपको बोला जाए कि नेक्स्ट पद क्या होगा, नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो 1, 2 है तो मतलब क्या, इसके जस्ट अगला लिखा है। फिर 2, 3 है, जस्ट अगला लिखा है। 3 के बाद 4 है, तो हम 5 के बाद क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको अगर पता है कि अगर कोई रूल का फॉलो कर रहा है तो हम अगला पद उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कोई रूल का फॉलो करके नंबर लिखा हुआ है और हम उसका नेक्स्ट पद हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वैसे उसको बोलते हैं उसको हम लोग अनुक्रम में बोलते हैं, ठीक है। अनुक्रम में बोलते हैं। जैसे कई संख्याओं का एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 7 तक लिखाया, तो एक रूल का फॉलो किया क्या भैया, तो उसके जस्ट अगले वाले नंबर को लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बोला, इसलिए बोल रहा है कि तो ताकि अगली संख्या को ज्ञात किया जाए, तो रूल का फॉलो किया, नेक्स्ट नंबर हम लोग निकाल लिए। तो ऐसे जो संख्या को लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये किस में है, तो अनुक्रम में है, ठीक है। इसको अनुक्रम में बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी की शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक नंबर लिखाता है और उसके बीच का अंतर समान होता है, तो हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आप अनुक्रम तो एक लिखा गया कि भैया जैसे किसी नियम को फॉलो करके लिखा रहा है, नंबर एक के बाद एक के बाद एक लिखा रहा है, तो अनुक्रम में है, ठीक है। तो अब समांतर श्रेणी में हम लोग क्या देखते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद समांतर श्रेणियां देखेंगे। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी भी जो होता है एक तरह का अनुक्रम होता है, क्योंकि ये भी वैसे लिखा था, इसमें भी एक रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसमें भी रूल फॉलो होता है, लेकिन इसमें एक अंतर क्या है, समांतर श्रेणी में ये अंतर है कि वैसा ही अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म में लिख दिए 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये एक अनुक्रम है, क्योंकि इसमें एक जुटते जा रहा है, ठीक है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आया, ठीक है। बट इसमें एक डी हमारा, दोनों के बीच का अंतर निकालिए, 3 और 2 के अंतर 1 हो गया, 4 और 3 का अंतर 1 हो गया, 5 और 4 का अंतर 1 हो गया। मतलब क्या, उस पद के पहले वाले पद का अंतर जो है सभी जगह पे समान होता है, तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या भैया, तो जो दो पद है उसके बीच का अंतर सभी जगह समान हो, जैसे इस पद का अंतर जितना है उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका होगा। तो वैसे अनुक्रम को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में असमांतर श्रेणी को हम लोग डोनेट करते हैं एपी से। तो एपी से क्या भैया, तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसलिए बोलते हैं इसको एपी से हम लोग डोनेट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या हो गया, एपी हो गया। अब समांतर श्रेणी फॉर एग्जांपल हम लिख लिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ये एक समांतर श्रेणी है। तो कैसे, पहले पता कैसे चलेगा कि एक समांतर श्रेणी है, ये तो हम बोल सकते नहीं अनुक्रम है,
समांतर श्रेणी पता करने के लिए पहले सबके बीच का अंतर देखते हैं। 4 2 का डिफरेंट 2 आया, डिफरेंट 4 6 4 का 2 आया, 8 6 का 2 आया, 10 8 का 2। आप बोलेंगे कि ये जो अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी का है, ठीक है, और ये एपी कहलाएगा क्योंकि इसमें सबका अंतर क्या है, 2 प्लस इक्वल टू सब का बराबर है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में सबसे पहली बात आती है तो ये जो प्रथम पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, जहां से शुरुआत हो रहा है, जैसे जहां से अनुक्रम की शुरुआत हुई उसको बोलते हैं प्रथम पद। जैसे 2 से स्टार्ट हुआ तो इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको ए से डोनेट करते हैं, ए से सूचित किया जाता है प्रथम पद को, ठीक है। या फिर T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को A2 दूसरा पद, दूसरा टर्म, या फिर T2 टर्म 2 लिख सकते हैं, इसको 6 को टर्म 3 लिख सकते हैं, 8 को टर्म 4 लिख सकते हैं, और इसको टर्म 5 लिख सकते हैं। ये इसको सूचित करने का एक तरीका है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने जो भी एक अनुक्रम दिया गया है उसमें फर्स्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो इसको डोनेट करने का तरीका है, ए लिख दीजिए A1 A2 A3, या फिर T1 T2 T3 T4 करके आप इसको दर्शा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सारवंतर। हमने पहला पद देख लिया, अनुक्रम देख लिया और समांतर श्रेणी एपी भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। अगर कोई एपी लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ये मेरा एपी एक अनुक्रम लिखा हुआ है। अब ये मेरा एपी है कि नहीं है ये देखने के लिए सबका अंतर देख लेते हैं। तो भैया सबका अंतर समान है, ठीक है, सबका अंतर समान है, इसका मतलब क्या, ये एपी है, ये अनुक्रम एपी में होगा, ठीक है। उसके आगे देखते हैं भाई सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर जो आप अंतर देखते हैं, सभी का जो अंतर देखते हैं उसी को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो डी से इसको दर्शाते हैं। तो इसमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे T2 है और -T1 कर देते हैं, मतलब दूसरा टर्म जो है उसमें पहला टर्म को घटा दिया जाए, ठीक है। तो हमारा डी निकलता है 4 - 2 = 2। अगर यही 2 सब में फॉलो करे, T2 - T1 बराबर डी है, फिर T3 - T2 बराबर इतना 2 ही है, T3 कितना है 6 है और ये 4 है, तो ये मेरा 2 आ गया, इसमें भी 2 आया। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म में भी देखेंगे T4 - T3, T5 - T4, T6 - T5। तो अगर सब जगह मेरा सेम है, नंबर सेम आ रहा है, सबका आंसर सेम आ रहा है 2 2 2 2, तो पहले तो ये एपी में है। अगर एपी में है तो सर्वांतर इसका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सर्वांतर निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो D = T2 - T1 कर सकते हैं, T3 - T2 कर सकते हैं, T4 - T3 कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर एपी में दिया हुआ है तो आप कहीं से भी उठाइए, T4 उठाइए, T5 उठाइए, T6 उठाइए, बस जस्ट उसके पहले वाले पद में जो T6 उठाए हैं तो उसके जस्ट पहले, ठीक है, T5 में उसको T5 माइनस कर दिए T6 में, T4 लिए हैं तो T4 में T3 को माइनस कर दीजिए, T2 लिए हैं तो T2 में T1 को माइनस कर दीजिए, तो आप आसानी से उसका D जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोई टर्म लिखा हुआ है T1 T2 T3 T4, तो इसमें जो D होगा आपका T2 - T1 हो सकता है, = T3 - T2 हो सकता है, = T4 - T3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी निकालने के लिए अगर एपी में है तो आप इसमें से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर डी निकालना हो, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर कोई एपी 2 4 6 8 10 है तो उसका डी निकालिए और प्रथम पद निकालिए, ठीक है। और आप उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ पद दिया हुआ है, जैसे T4 तक दिया हुआ है और बाकी टर्म हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई एपी हमको दे दिया, एपी क्या दे दिया कि 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, इसके बाद का आपको 3 पद निकालना है, 3 टर्म आपको इसके बाद का 3 टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डी क्या है भैया, डी निकालेंगे पहले। अगर डी निकालें तो बाकी 3 पद आराम से निकल जाएगा। जैसे मेरा डी निकालना है तो हम इसमें T2 - T1, अब एग्जाम में ऐसे दे दिया तो आप इसमें ये नहीं चेक करना है कि इस एपी में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि भैया एपी इतना है, मतलब क्या ये जो अनुक्रम है आपका एपी में है। अब एग्जाम में ज्यादा सर्च कीजिएगा कि एपी में है कि नहीं है तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा,
यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि एपी में है इतना अनुक्रम, तब आप हमको इसका आगे का 3 टर्म निकाल के दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5 दिया गया। निकालना क्या, T6, T7, T8 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया D इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 कितना है, 6 है, और माइनस में T1 कितना है, 2 है, इसका 4 हो गया। मतलब क्या, D जो है मेरा 4 हो गया, D 4 हो गया। अब यहाँ पे आप एक बात देख रहे होंगे कि जैसे अगर T2 निकालना है, T2 इज इक्वल टू करा जाए तो T1 प्लस D निकाला जाए, तो T1 2 प्लस में 4 इक्वल टू 6। मतलब क्या, यहाँ पे अगर हम T1 में D जोड़ दें तो मेरा T2 निकल रहा है। उसी तरह से T3 अगर निकालना है तो T2 प्लस D लिख दीजिए, तो T2 इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। यहाँ पे हमको अगर T3 निकालना है तो T2 में अगर D जोड़ दे तो हमको T3 आसानी से मिल रहा है। ये पहला मेरा फॉर्मूला निकल गया कि अगर कोई दूसरा पद निकालना है तो उसके पहले वाले पद में हमको D जोड़ देना है तो हमको वो पद मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर T6 निकालना है तो T5 प्लस 4 कर दीजिए, T5 प्लस D, तो T6 इज इक्वल टू T5 प्लस D, T5 इज इक्वल टू 18 प्लस 4, तो 18 4 22। मतलब क्या, T6 जो है मेरा 22 आ गया। वैसे T7 22 प्लस 4 26, T8 मेरा 26 प्लस 4 30। तो ऐसे करके हम कितना भी पद हमको निकालने बोले, कितना भी टर्म निकालने बोले तो हम आसानी से बहुत सारे टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट पिछले वाले में D को जोड़ दीजिए, आपको वो टर्म मिल जाएगा। ये पहला फॉर्मूला। इसके बाद एक और तरीका देखते हैं अगला टर्म निकालने का। अगला टर्म में निकालने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एपी इतना दिया गया है, एपी का शुरुआत हुआ है आपका T1 से। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखें कि भैया T1 में D जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखिएगा कि T1 में 2D जोड़ दिया है, तब 2D कहाँ से आ गया। तो ठीक है, उसके लिए देखते हैं कि 2 6 10 है, तो T1 मेरा क्या है, T1 प्लस 2D है, तो T1 मेरा 2 है और 2 इंटू D मेरा 4 है, 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। मेरा T3 जो है, T3 का पद होगा ना ये, T3 इक्वल टू T1 प्लस 2D, तो T3 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर पहला पद निकालना है तो आप एक बार D जोड़िए, सॉरी दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में एक बार D जोड़िए, तीसरा पद निकालना है तो पहले पद में 2 बार D जोड़िए, चौथा पद निकालना है तो पहले पद में 3 बार D जोड़िए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, T1 प्लस D, T1 प्लस 2D, फिर T1 प्लस 3D, ऐसे करके ये चलते जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का इसको जनरल फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डी सर्वांतर, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, उसको लिखने का तरीका, निरूपित कैसे करते हैं, एपी क्या है, अनुक्रम क्या है। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे हम लोग प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी का जो है क्लास 10th का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।